नमस्कार, स्वागत आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और सबसे पहले इंदौर से आपको खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, एमवाय अस्पताल प्रबंधन की दूसरी बड़ी लापरवाही सामने आई है। और एमवाय अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते अज्ञात मासूम का शव 5 दिनों तक मर्च्यूरी के 14 नंबर फ्रीजर में रखा रहा और उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एमवाय अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और मासूम के शव का अंतिम संस्कार हुआ। मासूम की मौत 5 दिन पहले हो गई थी और उसके शव को मर्च्यूरी के 14 नंबर फ्रीजर में रखकर एमवाय अस्पताल प्रबंधन ने इतिश्री कर ली। इसके पहले भी बगैर पोस्टमार्टम के स्ट्रेचर पर ही युवक का शव सड़ चुका था और इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान भी ले लिया। तो कुछ ही दिनों के भीतर दूसरी बड़ी लापरवाही एमवाय अस्पताल प्रबंधन के सामने आई है। पहले एक युवक का शव स्ट्रेचर पर पड़े पड़े काफी दिनों तक गल चुका था और वो कंकाल में तब्दील हो गया था। तो दूसरी तरफ एमवाय अस्पताल प्रबंधन का रवैया देखिए। एक मासूम की मौत हो गई थी। अज्ञात मासूम था जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था और उसका शव 14 नंबर फ्रीजर में रखकर भूल गया अस्पताल प्रबंधन। जब मीडिया ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये बड़ी स्थिति इंदौर के एमवाय अस्पताल की कितनी खराब है ये समझ में आता है। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, एमवाय अस्पताल प्रबंधन दूसरी बार कटघरे में आ गया। सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरे प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मर्च्यूरी में क्या हो रहा है, कितने शव हैं, कैसी उनकी स्थिति है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा लगता है। बिल्कुल पुनीत, अगर बात की जाए तो दूसरी बार नहीं बल्कि कई बार अपनी ही गलतियों की वजह से एमवाय प्रबंधन सवालों के घेरे में घिरता नजर आता है। लेकिन वहां के जो हालात हैं वो बदस्तूर वैसे ही नजर आते हैं। अक्सर वहां की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, मरीजों को भुगतना पड़ता है, मरीजों के परिजनों को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब पुनरावृत्ति हुई हो एक ही तरह के मामले की। इससे पूर्व में कुछ दिनों पहले स्ट्रेचर पर एक सड़े हुए शव को देखा गया था जो कि पोस्टमार्टम के अभाव में उसका जो डेड बॉडी थी वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। हालांकि तय समय में पोस्टमार्टम करने के बाद निगम को सूचना देकर उसका अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन जो प्रबंधन है उनके जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली। इसी वजह से उसका ना ही पोस्टमार्टम हो सका समय से और जो शव है उसकी दुर्दशा हो गई। अज्ञात शव था लेकिन उसके बाद भी वो ज्ञात नहीं हो सका। इसके साथ ही अलीराजपुर से एक मासूम 12 तारीख को इंदौर के मर्चरी में पहुंचा था। एमवाय अस्पताल स्थित 14 नंबर फ्रीजर में उसे रखा गया, लेकिन बॉक्स जो है वो उसको रखने के बाद में वो ऐसा मानो कि भूल गए। 5 दिन बाद मीडिया के हस्तक्षेप के बाद उसे बाहर निकाला गया और उन्होंने वो एमवाय प्रबंधन हरकत में आया। तो कुल मिला के जो शव है उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है मर्चरी में। हालांकि अक्सर जब बात की जाती है तो जो जिम्मेदार हैं वो संसाधन का अभाव बताते हैं। वो बताते हैं कि संसाधनों के लिए उन्होंने तय जो प्रक्रिया है उसका पालन कर चुके हैं। लेकिन पहले मामले में ये दलील दी गई थी कि फ्रीजर नहीं था, फ्रीजर खाली नहीं था, इसलिए वो शव बाहर रखा रह गया। ये आपसे जब पहले बात हुई थी तो बताया गया था, अधीक्षक की तरफ से यही जवाब दिया गया था। दूसरी तरफ फ्रीजर में बॉडी को रखकर भूल जाया जा रहा है। ये बड़ी अजीब स्थिति है और ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है बयानों के से। बिल्कुल, जिस प्रकार से पूर्व में उन्होंने दलील दी थी कि लगभग 7 दिन उन्हें जो शव है उसे रखना होता है। यदि अज्ञात शव है उस परिस्थिति में तो अगर अज्ञात शव है तो फ्रीजर में रखना बेहद आवश्यक होता है। पहले वाले अगर मसले की बात की जाए तो उन्हें फ्रीजर में रखना चाहिए था, लिहाजा वो फ्रीजर में ना रखने की वजह से, कूलर में ना रखने की वजह से वो शव जो है उसकी दुर्गति हुई। इस मसले में भी यही हुआ जब एक अज्ञात जो मासूम का शव यहाँ पहुंचा था, चूंकि 5 दिन हो चुके थे, ऐसे में उन्हें अंतिम संस्कार के लिए निगम को सूचना कर देना था, पुलिस को सूचना करना था। लेकिन इन सभी क्रियाओं को का पालन ना करते हुए वो जो शव था वो ऐसे ही फ्रीजर में सिर्फ पड़ा रहा। उसके बाद मीडिया ने जब हस्तक्षेप किया तो एमवाय प्रबंधन आनंद फानंद में उस पर क्रिया करते नजर आया, हरकत में नजर आया। तो कुल मिला के मीडिया के हस्तक्षेप के बाद ही एमवाय प्रबंधन हरकत में आता है और जो बेहद जिम्मेदाराना उनके काम होने चाहिए वो उसके बाद वही काम निभाने में सबसे वो पीछे फिसड्डी है। शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के। इधर महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। एक और इसलिए क्योंकि एक और कल वीडियो पहले ही आ चुका था। इसमें वो कह रही थी पहले कि कलेक्टर साहब जितवा देंगे चुनाव अगर कह दिया जाए तो।
बाद में सफाई भी गोलमोल देती हुई नजर आई। दूसरा जो वीडियो है इसमें वो कह रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है कि इमरती देवी अच्छे वोटों से जीत कर आए तो इस बार हम इमरती देवी को डिप्टी सीएम बनाएं। मंत्री इमरती देवी ने यह बयान डबरा में अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिया। अब इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाकई इमरती देवी अब डिप्टी सीएम बनने का सपना देखने लगी हैं? मुझे अब क्षेत्र में ऐसा लग रहा कि मैं 1 लाख पार कर जाऊंगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आने को तो सभी आएंगे। मैंने पार्टी बदली नहीं, मैं अपने नेता के साथ गए, लेकिन जो प्रत्याशी आपके पास आएंगे उनसे पूछिए कि तुम कौन कौन सी पार्टी में से। मैं आपसे यही चाहती हूँ कि जो नेतन की मंशा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है, जिंदाबाद, जो शिवराज सिंह की मंशा है कि इमरती अगर अच्छे वोटों से जीत के आए तो अबकी बार इसे हम डिप्टी सीएम बनाए। तो आप मैं आपसे। और इमरती देवी के बयान पर बीजेपी की तरफ से सफाई आई है। डिप्टी सीएम बनने के बयान पर बीजेपी ने सफाई दी। क्षेत्र की जनता की अपेक्षा के संदर्भ में मंत्री ने बात कह दी होगी। इमरती देवी की बात को गलत संदर्भ में ले लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये चुनावी मुद्दे जो होते हैं वो निश्चित तौर पर क्षेत्र की अपनी जनता की अपेक्षा आकांक्षा होती है कि उनका जनप्रतिनिधि मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति है और उसी ढंग से काम करते हैं। हो सकता है क्षेत्र की जनता की अपेक्षा आकांक्षा हो और उसी की दृष्टि से कोई बात कही गई हो, लेकिन इमरती देवी जी के कई वीडियो के बारे में उनके गलत संदर्भ, गलत प्रसंगों के तौर पर भी लिया जाता है। ये बात सबके सामने खुलासा हो चुकी है। और इमरती देवी के दावे पर कांग्रेस का तंज आया है सामने। इमरती देवी ने डिप्टी सीएम बनने का जो दावा किया था तो कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से ऐसा झलक रहा है कि पार्टी की मंशा, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा किस सीमा तक गिरने और पतन की है। इमरती देवी को अभी बिना चुनाव लड़े उप मुख्यमंत्री बनने का जो आश्वासन मिल गया है, जैसा उन्होंने बताया है, इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब एक दूसरे को भी झूठ और प्रलोभन की गोलियां खिलाना शुरू हो गया है और ये इनकी राजनीतिक दर्शन का हिस्सा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सोचता हूं कि नरोत्तम मिश्रा सतर्क हो जाएं। कभी भी उनकी दुकान का शटर इमरती डाउन कर सकती है। और पूजा माथुर हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से हमारे जुड़ चुकी हैं लाइव, उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। पूजा, इमरती देवी का कल एक बयान आया, फिर बाद में सफाई, बड़ी गोलमोल सफाई, फिर उनका ये बयान भी सामने आ गया कि वो चाहते हैं, महाराज चाहते हैं, शिवराज चाहते हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बीजेपी अब गोलमोल सफाई दे रही है कि उनके बयानों को किस तरीके से लिया जाता है। उनके कहने का मतलब नहीं होता, कहने का मतलब 1 बार 2 बार 3 बार नहीं हो सकता, लेकिन हर बार जब वो इमरती देवी कुछ बोलती हैं तो कुछ ऐसा बोल जाती हैं कि बगले झांकनी पड़ जाती है पार्टियों को। बिल्कुल पुनीत, देखिए चुनाव और कंट्रोवर्सी ये दो आपस में बहुत इंटरलिंक होते हैं और खासकर जब चुनावी प्रचार प्रसार में नेता जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी निकल के आती है कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है उसे हाईलाइट करने का और चुनावी मुद्दा बनाने का और लोगों के बीच उसे परोसने का। कुछ ऐसा ही वीडियो लगातार वायरल हो रहा है इमरती देवी का। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था और आज भी फिर एक वीडियो वायरल देखा जा रहा है। हालांकि इस पर बीजेपी का कहना है कि इमरती देवी की मंशा बुरी नहीं होती है, वो क्षेत्र की जनता को प्रभावित करने के लिए और आकर्षित करने के लिए और उनका खास ख्याल रखने के लिए इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन जो उनका प्रसंग ले लिया जाता है वो गलत तरीके से ले लिया जाता है। लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें, कांग्रेस को एक मुद्दा मिल जाता है इस तरीके की बयानबाजी जब निकल के आती है कि वो इस तरह की राजनीति और इस तरह की बयानबाजी को घटिया राजनीति का करार देते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि इस तरीके से जब पूरे आश्वासन के साथ वो बोल रही हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान खुद ये चाहते हैं कि अगर वो भारी मतों से जीत
जीत करके आती हैं तो उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। तो इस तरीके के आश्वासन दिए जा रहे हैं, इस तरीके के दावे जब मंत्री खुद करते हुए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में ही एक दूसरे को नेता झूठ और प्रलोभन परोस रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है। तो लगातार जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव के मद्देनजर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है और प्रचार प्रसार में जब मंत्री और नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा बनता हुआ भी नजर आ रहा है। क्षेत्र की जनता को किस तरीके से प्रभावित कर रही है उनकी बयानबाजी, ये भी गौर करने वाली बात होती है। और इस तरीके की कंट्रोवर्सी जब क्रिएट होती है, और इसमें कंट्रोवर्सी का नाम लें तो इमरती देवी का नाम तो सबसे पहले आता है, क्योंकि वो जब भी बोलती हैं उनका कुछ ना कुछ बयान ऐसा रहता है जो हमेशा विवादित हो जाता है और लोगों के बीच जो निकल करके आता है, बीजेपी का कहना है कि वो गलत तरीके से ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनाव और कंट्रोवर्सी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इस तरीके के वीडियो वायरल होना यकीनन कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाफर साहब, ये इमरती देवी का एक ऑडियो वीडियो दोनों सामने आया है और इसमें वो कह रही हैं कि महाराज और शिवराज दोनों की इच्छा है कि अच्छे वोटों से वो जीत जाएंगी तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। देखिए, इसके पहले इनके 2 वीडियो सामने आए हैं और ये वायरल नहीं हुए हैं क्योंकि इन्हें जनता के सामने दिया है। कोई गुप्त वीडियो नहीं है जिसको ये कह सकते हैं कि किसी ने उसको बना दिया है। पहले तो ये कहते हैं कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कलेक्टर विधायकों को जितवा देंगे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि उनका जनाधार खत्म हो रहा है और जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। इसलिए एक कैबिनेट मंत्री सीधे जनता को धमका रही है कि तुम हमें वोट दो या ना दो, हम तो चुनाव जीत रहे हैं, कलेक्टर लोग हमारे विधायकों को चुनाव जितवा रहे हैं। दूसरी ओर वो कहती है कि आप हमें अच्छे वोट से चुनाव जितवाएंगे तो हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे। तो देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार के समय मंत्री को लेकर, कामों को लेकर और अपने स्वार्थ को लेकर हमेशा इस बात की और सरकार के आई। इन्होंने जनता के हित में बात नहीं की, इसलिए तो आज इनके मुंह से सच्चाई बाहर निकल रही है। जी नहीं, लेकिन जिस तरीके से कभी अंडा बांटे जाने को लेकर कहना, बयान आना, कल ये कह देना कि कलेक्टर साहब जितवा दे चुनाव, फिर ये कह देना कि उप मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाएगा, ये बड़बोलापन आप मानते हैं? क्योंकि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि नहीं दूध बंटवाया जाएगा और अंडा नहीं, उन्होंने ये शब्द जोड़ा था कि अंडा नहीं दूध, ये बात बोली। और उसके बाद फिर कल जब इसका जवाब देते नजर आई तो तब भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि नहीं कलेक्टर साहब चुनाव जितवा देने वाले पर भी उन्होंने गोलमोल। आज फिर ये बात सामने आई, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी बात को गलत परिप्रेक्ष्य में ले लिया जाता है। देखिए, मैं अब आपको आपने 3-4 सवाल मुझसे इकट्ठे पूछ लिए, मैं आपको छोटे छोटे में जवाब देता हूँ। देखिए, पहला जो अंडे वाला मसला है वो कांग्रेस सरकार के दौरान है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जब इमरती देवी मंत्री थी उस वक्त कांग्रेस सरकार ने तय करी थी कि आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में 89 ब्लॉक जो हैं वो आदिवासी बहुल हैं, जहां पर 70 से 80%, 90% तक 100% तक आदिवासियों की जनसंख्या है। वहां पर आदिवासियों में 100%, 99% लोग जो हैं वो नॉन वेज हैं। तो वहां पे अंडा सप्लाई करने की बात हुई थी क्योंकि कुपोषण को दूर करने को लेकर। उसका अब एक अलग मसला हो गया जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने ही मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में आपस में उलझी हुई दिखी। दूसरी ओर जो उप मुख्यमंत्री की वो बात कर रही हैं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में अपने स्वार्थों की बात की। और जिस प्रकार से वो कलेक्टर की धमकी दे रही हैं, मतलब वो सीधे तौर पर हम उस बयान को और जनता के उनके बयान और जनता के जो उनका बातचीत हो रही है उस पर हम बड़ा ध्यान से देखेंगे तो सीधे तौर पर वो जनता को धमका रही हैं, वो मतदाताओं को धमका रही हैं कि तुम हमें वोट दो या ना दो, कलेक्टर हमें चुनाव जितवा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले वक्त सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन जाने वाले हैं और सुबह 10 बजे भोपाल से उज्जैन के लिए निकलने वाले हैं। 11 बजे वे फसल बीमा की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे और करीब 12:30 बजे वो माधवनगर में कोविड अस्पताल में 20 बिस्तरों के आईसीयू का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे उनका भोपाल वापस आने का कार्यक्रम है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएएफ जवान को अगवा करके उसकी हत्या कर दी गई है। अपहरण कर नक्सलियों ने इस जवान की हत्या कर दी और हत्या कर शव को गंगालूर बीजापुर के रास्ते पर फेंक दिया है। सीएएफ के पायनियर प्लाटून में यह जवान पदस्थ था। 5 दिनों से यह लापता था। मल्लू राम सूर्यवंशी इनका नाम था। गंगालूर एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। बीजापुर कोतवाली क्षेत्र के पदेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। नक्सलियों ने जवान के शव के पास पर्चा भी फेंका है और जिम्मेदारी भी ली है। जवान की हत्या की जिम्मेदारी ली है। मल्लू राम सूर्यवंशी जवान का नाम था और ये जवान जो हैं ये सीएएफ के पायनियर प्लाटून में पदस्थ थे। 5 दिनों से इनका कोई पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन इस बीच ये सामने आया कि अपहरण कर नक्सलियों ने इनकी हत्या कर दी और इनके शव को गंगालूर बीजापुर के रास्ते पर फेंक दिया और साथ ही में यहाँ पर पर्चा भी डाला है और साथ ही गंगालूर एरिया कमेटी जो है उसने हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। बीजापुर कोतवाली क्षेत्र के पदेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। शव के पास पर्चा भी फेंका गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, लगातार नक्सली सक्रिय हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर से एक जवान की हत्या कर दी नक्सलियों। जी देखिए कमरुद्दीन, आपको बताना चाहूंगा कि जिले में माओवादी दहशत फैलाने के लिए लगातार आम लोगों के साथ पुलिस के जवानों को टारगेट कर उनकी हत्या कर जिले में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आज तड़के सुबह बीजापुर गंगालूर मार्ग पर पदेड़ा गांव के नजदीक एक जवान का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गया। जिस तरह से पुलिस के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि जो जवान है उसका नाम मल्लू राम सूर्यवंशी बताया जा रहा है, जो कि बिलासपुर का रहने वाला है। मृतक जवान सीएएफ के पायनियर प्लाटून में नए पुलिस लाइन में पदस्थ रहा है। 13 तारीख से, यानी कि आज से 5 दिन पहले से जवान लापता चल रहा था, इसका पता नहीं चल पा रहा था। शुक्रिया सुरेश आपका इस जानकारी के लिए। और सागर से खबर है, उपचुनाव से पहले बीजेपी को यहां बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी के पूर्व विधायक पारुल साहू आज कांग्रेस का हाथ थाम सकती है। सदस्यता लेने से पहले पारुल साहू मंदिर पहुंची हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे, ऐसा कहा जा रहा। सुबह 9:30 बजे ये सदस्यता का कार्यक्रम रखा गया है। सुर्खी से कांग्रेस की उम्मीदवार भी पारुल साहू हो सकती हैं। कल पीसीसी चीफ से उन्होंने मुलाकात भी की थी और आज ये बताया जा रहा है कि 9:30 बजे का वक्त तय किया गया। उसके पहले मंदिर पहुंची थी आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद उन्होंने ले लिया है और 9:30 बजे बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका लगने वाली खबर जरूर हो सकती है, क्योंकि पारुल साहू बीजेपी की विधायक भी रह चुकी हैं, पूर्व विधायक हैं और उन्हें इस बार सुर्खी से टिकट नहीं मिल रहा है। और ऐसे में काफ़ी शुरुआत से ही जब सुर्खी को लेकर बीजेपी में जब से रणनीतियां बननी शुरू हुई तभी से उनकी नाराज़गी देखने को मिली थी, क्योंकि कई नेता पहुंचे थे लेकिन पारुल साहू उस बैठक में भी नहीं पहुंची थी। तब जब सुर्खी को लेकर मंथन किया जाना था, चर्चा होनी थी, तभी से ये नाराज़गी साफ तौर पर नज़र आ रही थी। और अब ये बीजेपी के लिए झटका हो सकता है, बड़ा झटका बीजेपी को लगने वाला है, क्योंकि पारुल साहू कांग्रेस की सदस्यता आज लेने वाली हैं और मंदिर पहुंच चुकी हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस की सदस्यता उन्हें दिलाएंगे। और रचित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचित, ये बड़ी खबर और ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, पहले से ही नाराजगी चल रही थी उनकी। पुनीत, देखा जाए तो सागर में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी की जो पूर्व विधायक पारुल साहू हैं, आज वो कांग्रेस की सदस्यता ले सकती हैं। आज वो सुबह से मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन किए। एक वो नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। आज सुबह 9:30 बजे वो पीसीसी चीफ कमलनाथ उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिला सकते हैं। कल उन्होंने देर रात पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की थी। रचित, मंदिर पहुंची थी, कुछ बात हो पाई क्या? मीडिया से कुछ कहा उन्होंने, बात हुई थी? मीडिया से तो अभी वो कुछ नहीं कहा। अब वो सुबह 9:30 बजे सदस्यता के बाद ही सब कुछ सामने हो पाएगा। जी रचित, एक बात और कि क्या टिकट मिलने की बात पर ही वो कांग्रेस में शामिल हो रही?
अभी इन सब बातों का खुलासा तो नहीं हो पाया है। अगर देखा जाए कि पारुल साहू बीजेपी छोड़कर अगर कांग्रेस में पहुंची हैं तो साफ तौर पर वो कांग्रेस से सुर्खी की उम्मीदवार हो सकती हैं अपनी। शुक्रिया रचित आपका इस जानकारी के लिए। तो मंदिर पहुंची थी, मंदिर में दर्शन उन्होंने किए हैं, आशीर्वाद लिया है। एक नई पारी की शुरुआत इसे हम कह सकते हैं कि माना जा रहा है और इसीलिए 9:30 बजे तकरीबन उन्हें कमलनाथ सदस्यता दिला सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। बीजेपी की ये पूर्व विधायक हैं, सुर्खी से विधायक रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उनको जब ये लगा कि इस बार उनको दरकिनार किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो अब वो इसको लेकर पाला बदलने की तैयारी में हैं। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर नेताओं के दौरे अब तेज हो गए हैं और आज एक बड़ा दौरा होना है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस का फोकस है और चुनाव प्रचार का शंखनाद आज किया जाएगा। आज की बड़ी तारीख है कांग्रेस के लिए। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ग्वालियर में 2 दिन बिताकर ग्वालियर चंबल के माहौल को कांग्रेसमय बनाने की कोशिश करेंगे। इसके पहले ग्वालियर में सिंधिया और शिवराज का मेगा शो हो चुका है, जिसमें बीजेपी ने 76,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल होने का दावा कर दिया था। बीजेपी के इस दावे के पलट कमलनाथ का मेगा शो होना है, जिसमें कमलनाथ सिंधिया और शिवराज के उन पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब भी खुलकर देंगे और ग्वालियर चंबल की सिंधियामय हवा को कांग्रेसमय बनाने की कोशिश करेंगे। कमलनाथ का ग्वालियर दौरे के साथ सबसे बड़े और सबसे पहले रोड शो ये होना है। 7 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, जिसके बाद वो ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाएंगे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी, जिसमें ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।